अस्सलाम वालेकुम क्लास। Yesterday योर सिलेबस और मैं आपको ये बता दूंगी कि हम इसको किस तरह से हमारी कवरेज हो चुकी है। तो उसके लिए मैं आपको गाइड करती चलूँ कि आप अगर इसको यू गो थ्रू दैट तो आपके जो टॉपिक्स हैं, एक तो वेटेज कंसिडर करो। वैसे एक बात ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं कि वेटेज जो दिया होता है अक्सर वो फॉलो नहीं होता, क्योंकि होता ये है कि आपके पास यानी जो आपको एलोकेट करते एग्जाम आपको एलोकेट होता है, तो बनाने वाला तो उसको बना के भेजता है, लेकिन परसेंटेज जो है वो शफल हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स अगर इफ दे आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, तो तरीका ये होता है कि आपको जो सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आपके साथ बैठे हुए स्टूडेंट को नहीं आ रहे होते, वो डिफरेंट होते हैं। तो दैट्स व्हाई आपका ये शफलिंग हो सकती है। तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिलाई मत करें कि दिस इज गोइंग टू बी 35% ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड फ्रॉम ए पार्ट से, या उसके बाद अगला वेटेज है। ये चीज आप थोड़ा भूल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम देखेंगे ज्यादा। यहाँ पर हमने जितने भी टॉपिक्स हैं, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की क्लासिफिकेशन, पर्पस, प्रोसेस, कंपोनेंट्स और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बैरियर्स, ये सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जब हमने पढ़ी, उसमें स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन का, फॉर्मल इनफॉर्मल नेटवर्क्स हमने पढ़े, ग्रेप वाइन पढ़ा, और मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि उसके बगैर वो करियर ग्रोथ नहीं होती। ये सारा कुछ हमने किया। और कुछ ऐसे टॉपिक जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, तो ये वाली जो चीजें हैं, इसके ऊपर अगर आपको कोई थ्योरी में सवाल आता है ना कि 5 नंबर का 10 नंबर का सवाल, तो वहां पर उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। आमतौर पे इसके ऊपर जनरल सवाल आते हैं। आज जो मैं आपको एक और चीज समझाना चाह रही हूँ वो ये है, यूजुअली जब मैं क्लासेस में भी फिजिकल पढ़ा रही हूँ तो मैं इस चीज को कंसिडर करती हूँ एग्जाम को सामने रखते हुए, कि आज आपको मैं जैसे एमसीक्यूज, मैंने कहा था ना कि आपको एक दिन एमसीक्यूज कराएंगे, एक दिन लेटर होगा, और मैंने आपको कल मेमोरेंडम कराया था, लेकिन मैंने कहा था कि एक लेटर भी करा दूंगी विच वी वुड डू टुमारो, इंशाल्लाह कल करेंगे, और साथ एक टॉपिक भी जो रह गए हैं टॉपिक, उनमें से एक टॉपिक को भी हम कल थोड़ा सा कवर कर लेंगे, क्योंकि आज मैं एक टॉपिक जो कल हमने स्टार्ट किया हुआ था उसको मैं रिवाइज करी थी, तो उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगी रिपोर्ट राइटिंग का। वो इसलिए मैं ज्यादा मेरा उसके ऊपर फोकस है कि उसको जब आप कर लोगे रिपोर्ट राइटिंग वाले को, तो फिर हम अगले जो वीक इंशाल्लाह होगा उसमें हम रिपोर्ट लिखेंगे। हम कम से कम 2 या 3 रिपोर्ट जरूर लिखेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि विद इन गिवन टाइम हम कैसे रिपोर्ट लिख सकते हैं, कैसे पॉसिबल है कि इतनी लंबी लंबी रिपोर्ट्स लिखी जाए। तो जैसे कि स्पेसिमन या सैंपल रिपोर्ट्स होती हैं, तो हम कैसे इसको लेके चलेंगे, तो मैं आपको उसके ऊपर गाइड कर दूंगी, ठीक है। तो और ये वाला जो पार्ट है ये मैंने आपको बता रही हूँ, दिस इज एक्चुअली अ फ्यू टॉपिक्स विच आर वेरी कॉमन। तो आज हम इस चीज को यानी प्रूव करने के लिए आज मैं जो एमसीक्यूज मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं, मैं एक तो उस पर आपको गाइड भी कर दूंगी, साथ साथ मेरे रहिएगा, और सेकेंडली आपको पता चल जाएगा कि हाउ एग्जामिनर इज गिविंग यू वेरी कॉमन क्वेश्चन इन अ वे विच अ लेमैन कैन आंसर। लेमैन का मतलब एक आम आदमी जिसने बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं भी पढ़ी, लेकिन उसको नॉलेज है चीजों का, तो वो अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपनी कॉमन सेंस के साथ वो आंसर दे देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके, तो ये मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद आपको ओरल कम्युनिकेशन, कल भी मैंने आपको बताया था कि ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन जो है उसके बीच में एक कंपैरिजन आपको आता है। ओरल कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे, और इसमें एक आध टॉपिक जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मिलता है कि कॉन्वर्सेशनल कंट्रोल क्या होता है, टू साइड्स इफेक्टिव ये होता है। इस तरह की छोटे छोटे बीच में जो चीजें रह गई हैं, जो कि आपको आमतौर पे किसी बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मैं आपके लिए छोटे छोटे नोट्स बनाकर आपके साथ शेयर कर लूंगी। लेकिन फिर वही बात है, इट्स नॉट दैट कि जिसकी वजह से आपका पेपर खुदा ना खास्ता नहीं होगा। आपका पेपर के लिए जो आपने मेन चीजें जितनी पढ़ ली है, वो सारी की सारी अगर आपको आती है ना, तो यू आर रेडी फॉर एग्जाम, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो आप इसके लिए फिर भी चलें, हमने सारा पढ़ लिया है, हम ये भी देख लेते हैं। और क्लास को पढ़ने का ये फायदा हो जाता है कि आपको इजीली कॉम्प्रिहेंड कर लेते हो, और बाजूकात आपने ना भी रिवाइज किया हो और टीचर को सुना हो,
तो भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसका। इसके बाद आपको अगला टॉपिक नजर आ रहा है इफेक्टिव लिसनिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ना पीछे, कल भी बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, या आपको मैंने इवन वो स्ट्रक्चर भी पढ़ा दिए जो कि सीए की बुक में है और आईसीएमए की बुक में उनका जिक्र भी नहीं है, जो मैंने आपको स्टार नेटवर्क और स्टार पैटर्न और आपको चेन नेटवर्क सारा पढ़ाया था। ये सारे जो हैं आपने, यानी इतने ज्यादा आपने कर लिया हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा सवाल आते हैं किसके ऊपर, लिसनिंग के ऊपर। अच्छे लिसनर कौन है, उनकी क्वालिटीज आपने पढ़ी है, टाइप्स ऑफ लिसनिंग पे आपने पढ़ा है, ये आपने बहुत ध्यान से रिवाइज करना है। फिर उसके बाद एक और टॉपिक आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके ऊपर हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, जिसमें आपने जेस्चर, पॉस्चर्स, आपकी आई कांटेक्ट, सारा कुछ आपको करा दिया है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है जी आपके पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मुस्कान, कुछ कहना चाह रहे हो आप? ओके। उसके बाद आपके पास अगला टॉपिक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, और ये भी मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कॉम्पोनेंशियल यानी यूनिवर्सल्स जिसे कहते हैं, एक ही बात है, यूनिवर्सल्स ऑफ आईपीसी या कॉम्पोनेंशियल डेफिनेशन, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये आपने याद कर लिया हुआ है। मैंने ना सिर्फ आपको आई कैप की बुक से यानी सीए की बुक से, बल्कि आईसीएमए की बुक से मिक्स करके दे दिया। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब पढ़ा रहे होते हैं तो आपको साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से पढ़नी है। इसके अलावा आपने ये इंटरपर्सनल की पर्पसेस, एक्सियम्स एंड यूनिवर्सल्स, सबसे ज्यादा इस पे सवाल आता है। और इसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बैरियर्स वही है जो आपने यूजुअल बैरियर्स पढ़े थे, जो कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स पढ़े थे। अह, हम्म, कौन सी वाला फर्स्ट पॉइंट आप कह रही हैं, बता दें, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। आप जरा लिखिए कि कौन सा फर्स्ट पॉइंट है। सिलेबस का, सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट आपने नंबर 1 जो पढ़ा है, ये आपको वैसे भी आपके इंटरनेट के ऊपर आपको आपकी वेबसाइट पे इस पे है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप पार्ट ए इसका पढ़ रहे हो, इसका पहला पार्ट इंट्रोडक्शन है, जिसमें कम्युनिकेशन को एज अ प्रोसेस लेंगे, कम्युनिकेशन को क्या करेंगे। आई एम सॉरी, आपको कोई नॉइज जरूर सुनाई दे रहा होगा, मेरे नेबर में दे आर कंस्ट्रक्शन कुछ कर रहे हैं बहुत देर से, फिर शुरू हो जाते हैं लोग। तो आपका जो है इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया ना अब आपको। सेकंड आपका कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। जी आप, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी सिलेबस का, ये नहीं, कॉन्वर्सेशनल कंट्रोल। हाँ हाँ, मैं आपको बता तो रही हूँ कि ये वाली जो पार्ट है, ये मैं आपको अलग से छोटे छोटे नोट्स की शक्ल में आपको मैं दे दूंगी। आपको मेरी बात समझ आ गई है ना, कि जो चीजें आपकी मैंने इसके अंदर बहुत माइन्यूटली जो चीजें रह गई हैं, ये वाला मैंने हाईलाइट किया है ना, इसके आपको अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगी जो मैंने आपको अभी नहीं करवाया। ये मैं आपको इसके ऊपर ये क्या चीज है और किस तरह से आप करोगे, ये मैं आपको बता दूंगी, यू डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और इसके बाद आपका रिटन कम्युनिकेशन आ गया, जिसमें राइटिंग आप करोगे। 7 C's हमने बहुत ध्यान से पढ़े हैं, इसमें से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। और ये देखिए, ये पार्ट है जो अभी रह गया है, और ये बहुत छोटा सा पार्ट है, लिखने में बहुत बड़ा है। 3x3 राइटिंग प्रोसेस एक ही रहता है, बहुत छोटा। आई एम वर्किंग ऑन इट, मैंने इस पे नोट्स बनाने आपके लिए शुरू किए हुए हैं, तो मैं इसको वंस कर लेती हूँ। कल से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ चीजें हम इसमें से पढ़ेंगे जो आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमने भी नहीं की है। उसके बाद आपका 35% वेटेज निकल गया, 40% पे आप आ गए। आपके बिजनेस लेटर्स हैं, और आपको ये भी पता है कि 20 मार्क्स का इसमें से रिटर्न आपको पेपर आ जाएगा। या रिपोर्ट लिखनी है या मेमो लिखना है, बाकी जो प्रपोजल लिखना आपको नहीं आता, ना ही मिनट्स वगैरह कभी आपको आए नहीं है, लेकिन आपको मैंने इस पे गाइड जरूर कर दिया है, आपके पास नोट्स मौजूद हैं। तो बिजनेस लेटर्स में बिजनेस लेटर होते क्या हैं, आपने रूटीन और परसुएसिव लेटर्स लिखते हैं, जिसमें आपको बताया था कि
आपने डायरेक्ट प्लान, आइडा प्लान आप पढ़ चुके हो। पॉजिटिव नेगेटिव मैसेज में पॉजिटिव मैसेजेस, गुड न्यूज़ मैसेजेस होते हैं, नेगेटिव मैसेजेस जिसमें बफर इस्तेमाल करते हो, सब कर चुके हो। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, इवन आपको याद है कि कल हमने जो रिपोर्ट का पढ़ा है उसमें भी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन प्लान सिखाया कि डायरेक्ट प्लान एंड इनडायरेक्ट प्लान। इसके बाद राइटिंग मेमो, मेमोरेंडम लिखना, टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट की आपको अगर वो लिखने को नहीं आता तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। और मेमो जो है वो इंटरनल इंफॉर्मेशन, इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। सर्कुलर इज द सेम मैसेज सेंट टू मल्टीपल पीपल। ये भी हम ना सिर्फ लिखना सीख चुके हैं, हमें इसके बारे में पूरी डिटेल पता है, आपके पास सारे नोट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग हमने बहुत डिटेल में अभी अभी भी रिवाइज कर रहे हैं, हमने पढ़ ली है ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट के क्या होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स हैं, लॉन्ग रिपोर्ट और शॉर्ट रिपोर्ट में क्या फर्क होता है, और फिर लॉन्ग रिपोर्ट्स के पार्ट्स कौन से हैं। इसके ऊपर आपको बहुत सवाल आते हैं जिसका यहाँ पर इन्होंने इतना ज्यादा इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ, यानी बहुत ज्यादा एलेबोरेटेड स्टाइल में नहीं लिखा हुआ। अब आपका पार्ट सी आता है जिसे सिर्फ 15% कहा है। इसमें आपका केस मेथड लर्निंग, ये पूरे का पूरा केस मेथड लर्निंग हमने कवर करना है, सिर्फ ये। और फिर मैं आपको बताती चलूं, बार बार आपको बता रही हूँ, अगर आपके ने अब तक भी सिलेबस जो कर लिया हुआ है, हम ना भी कुछ करें तो भी आपका कंप्लीट है। ठीक हो गया? ये सारा केस मेथड होगा। और इसमें एक चीज जो डिफरेंट है, हालांकि केस मेथड के अंदर लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको सेपरेटली बता दूंगी और बस एक ही गो में हम कर लेंगे कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग पैटर्न्स, कि आप जब किसी चीज को रीड करते हो तो कैसे करते हो, ये मैं आपको बता दूंगी, ये सेपरेट है। इसके साथ ही केस जो मेथड ऑफ लर्निंग है, इसके साथ साथ हम इसको कर लेंगे। देन केस मेथड जब खत्म होता है तो आपने उसके बाद अगला जो टॉपिक था प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। और इसमें अगर आपको कोई सवाल आता है प्रेजेंटेशन में, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पीकिंग स्टाइल आपके हैं वो एक तो आएंगे, और जिसमें आपको मैं बार बार कहती हूँ एक्सटेम्पोर स्पीकिंग और इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग है, मैं रिवाइज भी इसको कर दूंगी आपके साथ। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन पर ज्यादा सवाल जो आते हैं वो आएंगे ऑडियो विजुअल एड के ऊपर। ठीक है, वो कैसी आप विजुअल एड्स यूज करेंगे और क्या ख्याल करेंगे, और इसके बनाने का तरीका वही है कि आप कहते हैं कि जी पर्पस, ऑडियंस, स्ट्रक्चर, स्टाइल, ये वही चीज है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रुप कम्युनिकेशन में हम एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमने सीवी लिखना कैसे है, और ये सारा जो है आप कैसे इंटरव्यू में बैठेंगे, इंटरव्यू टाइप्स कौन सी हैं, जॉब इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू स्किल्स क्या होती हैं, ये हम सब कर चुके हैं। सिर्फ अगर कोई चीज रह गई है, दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रुप डिस्कशन। ये आपका मैं सेपरेटली, वैसे मैंने आप इसका जिक्र किया था कि सीवी के अंदर भी, इंटरव्यू के अंदर भी बाजू का दे आस्क यू टू सिट इन अ ग्रुप, वो काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपने, इसको मैंने करवा दिया है, ये मैंने पहले आपको पहले हाईलाइट किया था, लेकिन अब मैं इसको अनचेक कर देती हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये सारा कुछ हमने कहाँ पढ़ा था, आई कैप की यानी सीए की बुक का लास्ट चैप्टर, वो एज इट इज मैंने आपको पढ़ा दिया था, मैंने उस पर नोट्स नहीं बनाए थे, आप प्लीज उसको एक दफा फिर से देख लेना। इसके बाद ग्रुप कम्युनिकेशन में हम मीटिंग पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, एजेंडा, नोटिस, मिनट सब पढ़ चुके हैं। एजेंडा, नोटिस और मिनट में क्या लिखा जाता है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास एक चीज जो रह जाती है यहाँ पर है मीडिया मैनेजमेंट, प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ कि किस तरह के आपको सवाल आते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि सिंपल ऑर्डिनरी सवाल आएंगे, इसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह ये वाले टॉपिक्स हैं कि वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस हैं, क्योंकि मैं अगर इसकी डिटेल आपको पढ़ाना शुरू कर दी ना, तो आप ये समझ लें कि आपका बहुत टाइम इस पे लग जाएगा। तो मैं इसका छोटा छोटा एक दफा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि क्या होता है ये। और जैसे आपके यहाँ पर मीडिया इंटरव्यूज हैं, ये मैंने इंटरव्यू में भी आपको बता दिया था कि कभी सेलिब्रिटीज हैं या कोई किसी ने कुछ काम किया है, कोई ऑथर है, कोई फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी है, उसके ऊपर कर लेते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था। अभी मैं आपकी तसल्ली के लिए, जी आपने कहा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैप्टर 9 है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप मुस्कान, ये 9th लास्ट चैप्टर है सीए की बुक का, जिसकी पीडीएफ आपके पास है। उसमें से सिर्फ पता क्या आएगा आपको, ईमेल पूछेगा, क्या होता है ये ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, मैं आपको जरा सा ऊपर कर देती हूँ। इसमें इंट्रानेट, इंटरनेट में फर्क पूछेगा,
ईमेल क्या होती है, ईमेल के तरीके क्या हैं, ईमेल का क्या पार्ट्स होते हैं, ईमेल देते वक्त किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। एसएमएस क्या है, आपने शॉर्ट मेल आपके सर्विस मैसेज होते हैं जिसमें आप एसएमएस करते हो, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर इंटरनेट के ऊपर जो आप व्हाट्सएप करते हो, इससे फ़र्क होती है। मसलन एक सवाल आया हुआ है कि एसएमएस महँगा है कि आपका व्हाट्सएप मैसेज? आप कहेंगे जी एसएमएस, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज जो है वो इसलिए महँगा नहीं है कि आपके पास एक पैकेज होता है, आप उसी में से ही करते हो। आप कहेंगे जी हमारे पास तो एसएमएस पैकेज भी होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एसएमएस कंपैरेटिवली उससे थोड़ा महँगा है। टेलीकॉन्फ्रेंस में आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेलीकॉन्फ्रेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट द सेम थिंग। आप इसमें क्या आप डिवाइसेस यूज़ करते हो, इसमें प्रॉब्लम क्या आती हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, वो सारा इसके अंदर हमने आपको सवाल आएँगे और आपके सवाल कराऊँगी तो आपको सारे के सारे जी इंस्टेंट मैसेज जो है एसएमएस से फ़र्क होता है। एसएमएस जो है वो तो आप पैकेज होता है ना आपका जब आप टेक्स्ट करते हो, आपको इंटरनेट के बगैर भी कर लेते हो, वो एसएमएस होता है। ये आपने इसमें देखा सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर आपको छोटे-छोटे सवाल वैसे मैं बता दूँगी और इस पे ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है और बिज़नेस एटिकेट। नीचे आपके पास मैंने ये पिक्चर रखी हुई है, जिसमें आपको टोटल 2 आवर 30 मिनट्स ही मैं आपको कल ज़ुबानी सारा बता चुकी हूँ। तो आई बिलीव कि ये आपके पास होगा पेज, अगर आपके पास सिलेबस ये नहीं है, तो मैं इसको क्लाउड पे रख देती हूँ, जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इफ यू वांट इट, मैं ये क्लाउड पे रख देती हूँ, वैसे ये आपकी वेबसाइट पर मौजूद है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हम आते हैं इस वक़्त अपने टॉपिक पर, जो हमने कल इनकम्प्लीट छोड़ा था, लेकिन आज आपको बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के एमसीक्यूज़ हम कराएँगे, जो आप करेंगे और साथ-साथ आपकी लर्निंग ऑफ लाइक एमसीक्यूज़, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू एमसीक्यूज़, किस तरह से उसकी लैंग्वेज समझोगे, ये बात आपको समझ में आएगी। तो अब हम चलते हैं इस वक़्त आपके कल जहाँ पे छोड़ा था आपको, डिडक्टिव डायरेक्ट प्लान, इंडक्टिव इनडायरेक्ट प्लान, अब मेरा नहीं ख्याल उसको कहने की ज़रूरत है, आपको सब पता है इस चीज़ का। और इनडायरेक्ट प्लान का लेटर्स के अंदर हमने पढ़ा था एक और तरीका, उसे हमने कहा था पर्सुएसिव प्लान और उसको हमने सीखा था आइडा प्लान। ठीक हो गया? तो वो भी आपको आता है। अब ये वो एरिया है जो ब्लू कलर में था और उसमें से भी मैंने हाइलाइट किया हुआ है, आपका इसी तरह ही क्लाउड पे पड़ा है और आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और हमने पढ़नी है। यहाँ पर वेज टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट सेक्शन वाइज, आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, सिर्फ हेडिंग पढ़ेंगे, हेडिंग। अक्रेंस वाइज जैसे जैसे वाकयात हुए, ऑर्डर ऑफ लोकेशन वाइज कि आपने इसको, इसका मतलब है कि आपने किस प्लेस पर क्या चीज रखनी है, इसका ये मतलब है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने अभी यानी इंटरनेट के ऊपर लोकेशन भेज दो, इट्स नॉट दैट लोकेशन, मीन आपने किस चीज कहाँ पे रखनी है ताकि लोकेट हो जाए इजीली। आपने बॉडी ऑफ द रिपोर्ट पे रखनी है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमने बॉडी ऑफ द रिपोर्ट पे नहीं देनी होती, बल्कि मैंने आपको पढ़ाया था अपेंडिक्स में रख लेते हैं। आज मैं इसको रिवाइज भी थोड़ा सा कर दूंगी उन लोगों के लिए भी जिन्होंने पढ़ा है पहले और उन लोगों के लिए भी जो नहीं पढ़ सके, और उनको आज समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो आप पढ़ रही हैं इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। अपना अपने आप को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है स्टेप बाय प्रोसेस वाइज़ कि किस तरह दोगे, कैसे दोगे। यानी जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था ना कि आपने असेंडिंग ऑर्डर देना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर देना है, वो भी मैंने आपको सिखाया था, उस तरह से भी आप करते हो। फिर आपके पास इम्पोर्टेंस वाइज़ पहले कौन-सी बात कहनी है, इम्पोर्टेंट पहले देनी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाद में देनी है। फॉर्मेलिटी वाइज़ भी होती है कि कैसे आपने फ़ैमिलियर चीज़ों को पहले रखना है, अनफ़ैमिलियर को कहाँ रखना है। ये सब चीज़ें जस्ट अ मैटर ऑफ रीडिंग इफ यू वांट टू, ये जो अभी पढ़ रही हूँ। इफ यू डोंट वांट टू रीड, यू कैन गिव आंसर्स व्हिच आर वेरी जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन्स आस्क्ड, जिसको आप आराम से जवाब दे लोगे, आपको परेशानी नहीं होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट जैसे कि अभी आपके सिलेबस में लिखा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये मैनेजमेंट को देती हैं डिसीजन का मौका। फिर रिपोर्ट की क्लासिफिकेशन, पर्पस वाइज इंफॉर्मेशन, ये मैंने सारा आपको करा दिया। एनालिटिकल रिपोर्ट, फॉर्मेट एंड लैंग्वेज, इनफॉर्मल रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट, ज़्यादा वो आता है जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, वो सारा आपको यानी उसमें से आता है। और ये सब एरिया आपकी आईसीएमए की बुक में है। ये मैंने ब्लू कर सारा कर दिया हुआ है कि आपका दिल चाहे ज़रूर पढ़े। कोई कहता है ना कि मैं क्यों ना पढ़ूँ, मेरी किताब है, ज़रूर पढ़ें।
लेकिन अगर इसमें से कुछ खास आना ही नहीं है तो फायदा क्या इतना ज्यादा अपने आप को करने की। जब आपको एमसीक्यूज कर लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 6 कॉमन यूजेस ऑफ रिपोर्ट लिखे हैं, ये आप अगर रीड करना चाहो तो मेरी तरफ से आपको मशवरा है कि आप ये जो ब्लॉक सा बना हुआ है इसको पढ़ लो बस एक दफा। उसके बाद आपको फॉर्मेट्स ऑफ रिपोर्ट में एक चीज हाईलाइट की है मैंने। जी अजान जरा मिस हो जाए। जी, आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स बताई जिसमें आपको बताया था हमने जो सीखा है वो मेमो और लेटर रिपोर्ट सीखा है। मैन्युस्क्रिप्ट रिपोर्ट कुछ पेजेस की होती है, आमतौर पे कुछ केस होते हैं, केस रिपोर्ट्स भी होती हैं इसमें। तो इसमें सवाल नहीं कोई आने वाला आपको, सिर्फ आपको मैंने फिर भी हाईलाइट कर दिया था कि इसको चलो पढ़ लो। जब आपने आमतौर पे जो शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं वो ज़्यादातर हम मेमो फॉर्मेट में लिखते हैं और आपको जो मेमो मैंने अभी सिखाया उसी को फॉलो करते हैं, अभी भी इस इन पेजेस पर आगे आएगा। और ये जो नोट्स पड़े हैं ये 72 पेजेस के हैं, ये इसलिए ज़्यादा है, एक तो इस पर फॉन्ट साइज बहुत बड़ा हुआ है, दूसरा एक और इसमें ये बात है कि आपको बहुत सा एरिया जो है मैंने ब्लू कर दिया है जो आपने नहीं पढ़ना, ठीक है, वो आपके लिए नहीं है। लेकिन इसमें जो हाईलाइटेड इसे कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट में होता है कि आपने कोई भी आपने मीटिंग अटेंड की है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, तो उसके ऊपर आप जो लिखते हो दैट्स कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट। और वो जब भी आपको जिस तरह सवाल आएगा आप फौरन समझ जाएंगे। बाकी हमने ये सारा पढ़ लिया, हमें प्रोग्रेस, पीरियोडिक रिपोर्ट हमें सब पता है, एनालिटिकल रिपोर्ट। हाँ, ये बात जरूरी है कि अगर कोई एग्जामिनर लफ्ज यूज करता है एनालिटिकल मेमो रिपोर्ट, ठीक है, या वो कहता है इंफॉर्मेशनल मेमो रिपोर्ट, इसका क्या मतलब है? बहुत आसान बात है। देखो, इंफॉर्मेशनल एनालिटिकल का फर्क मैंने आपको बता दिया। टेक्निकल फर्क ये है कि इंफॉर्मेशनल के अंदर रिकमेंडेशन नहीं होती, एनालिटिकल के अंदर रिकमेंडेशन होती है। आपको सब मेमो भी लिख दिया है तो इसका मतलब है कि तुम रिकमेंडेशन भी दे दो और मेमो फॉर्मेट यूज करना। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? इसका ये मतलब है, सिर्फ इतनी सी बात है। और इसके बाद आपको ये मैंने जो फिर ग्रीन यानी ब्लू से ब्लैक में लिखा था, ये कुछ सैंपल रिपोर्ट्स हैं।
ये भी आईसीएमए की बुक में लिखी हुई है, जिसमें कि आप देखिए टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट या टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट कर लो, फ्रॉम टू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली वही चीज है जो कल आपने पढ़ी। आप ऊपर लिख सकते हो कंपनी का नाम, कोई भी आपने को रिपोर्ट आएगी उसके नीचे मेमोरेंडम रिपोर्ट हेडिंग दे सकते हो। रेफरेंस नंबर लिखना है तो भी लिख सकते हो, एग्जैक्टली वही चीज जो कल आपने मेमो में सीखी थी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यू गेट माई पॉइंट? तो इस तरह से आप लिखते हो। अब मैंने आपको कुछ अभी मैं पार्ट्स दिखा बताती हूँ कि कौन कौन से आपको सिखाए थे, लेकिन अगर सिचुएशन और है तो हम उसके पार्ट्स जो है चेंज भी कर लेते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन, यहाँ पे 3 पार्ट्स है, रिकमेंडेशन, ठीक है। इस तरह यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया है, ये जब मैंने पढ़ाया तब आपको सारा गाइड किया था, और इसमें एक रिपोर्ट बनी हुई है इस सिनेरियो के ऊपर, एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। तो आपने, अब देखिए, आपने टू मिस्टर नेम रीजनल मैनेजर कस्टमर सर्विस कॉर्पोरेट ऑफिस एबीसी बैंक लिमिटेड, ये इतना लंबा लिखा है, अगर आप चाहो तो ऊपर एबीसी बैंक लिमिटेड लिख लो और बाकी सारे का सारा नीचे लिख लो, ऐसा कर सकते हो। और वो चीज याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी, हर लफ्ज जो है कैपिटल से शुरू होगा, सवाए प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स के। अब आपने हेड, ये जो तरीका है ना, आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखी। आप चाहो तो सब्जेक्ट लाइन लिखो, क्योंकि आपको उसने बाउंड नहीं किया, एग्जामिनर ने जो ऊपर सिनेरियो दिया है कि कौन सा फॉर्मेट यूज करो, उसने आपको बाउंड नहीं किया, इसलिए आप अपनी मर्जी कर सकते हो। आपका दिल चाहे कंपनी का नाम ऊपर लिखा, टू फ्रॉम डेट लिखी, डेट भी खत की तरह ऊपर लिख लिया, टू फ्रॉम लिख लिया, आगे सब्जेक्ट की लाइन ना दी, सिर्फ लिख दिया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या जो भी रिपोर्ट का है, आगे डियर सर लिखा, उसके बाद उसने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में, अब आपको याद होगा कि मैंने आपको कराया था, आपके पास एक रिपोर्ट का ना पीडीएफ स्कैन किया भी फॉर्मेट है, जिसके ऊपर रिपोर्ट्स मैंने आपको सिखाई थी कैसे लिखनी है। वहां पर भी आपको पहले पेज के ऊपर हेडिंग दी है कि आपकी रिपोर्ट में सबसे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, फिर प्रोसीजर या मेथड होता है, फिर फाइंडिंग्स होती है, और फाइंडिंग्स के बाद कंक्लूजन ऑप्शनल होता है। अगर आपके पास टाइम है तो कंक्लूजन लिखो। अब कंक्लूजन क्या शो करता है, उसमें आपने ये सीखा था कि पूरी रिपोर्ट, जैसे फॉर इंस्टेंस आपने कोई चीज देखी कि जी यहाँ पे मिस्टेक्स आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है या कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो कंक्लूजन में ये लिखना है आपने कि कंप्लेंट्स जो आ रही हैं, आपने इसको जल्दी, इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना है, एड्रेस करना है, वरना मसाइल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ये आपका कंक्लूजन हो सकता है। उस पर फिर आप रिकमेंडेशन दे देते हो। आपको एग्जामिनर कुछ नहीं कहता तो रिकमेंडेशन दे देना, जरूर देना, कंक्लूजन बेशक निकाल देना, ठीक है। तो आपको ये तरीका मैंने सिखाया था। फिर भी आपको अगर कोई इशू है इसके ऊपर कि जी मैं समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको फिर से एक एनालिसिस कल रिपोर्ट का दे सकती हूँ, आप मुझे जरूर बता दें, अभी कर दें, व्हाट्सएप बाद में कर दें, ताकि पर जो अगला वीक है आपका, उसमें आपने रिपोर्ट लिखनी है। एक दिन आपको मैं रिपोर्ट मेमोरेंडम लिखवा दूंगी, एक दिन आपको लेटर रिपोर्ट लिखवा दूंगी, तो आप इसको उसकी तैयारी के लिए अभी भी आप जो कुछ पूछना चाहते हो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने फाइंडिंग्स, कंक्लूजन और फिर रिकमेंडेशन, ये आपके पार्ट्स हैं। और कुछ लोग जो हैं इवन रिकमेंडेशन के बाद समरी भी लिखते हैं, उसकी जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं होगा, आपने इतना लंबा चौड़ा बयान नहीं करना, और जितने भी पॉइंट्स होंगे ज्यादातर बुलेट पॉइंट्स पे लिखना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आपने ये प्रोसीजर देखा। आप फाइंडिंग्स में बुलेट पॉइंट्स में करेंगे, और इस चीज का सबूत आपके पास पीडीएफ, आपके पास स्कैन की हुई है, क्लाउड पे पड़ी है, रिपोर्ट के नाम से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिनेरियो एक और है यहाँ पर, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनी है। अब आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये वो रिपोर्ट है जिसमें मेमो फॉर्मेट नहीं है, लेकिन सिंपली लिखी गई है, ऊपर कंपनी का नाम है, नीचे उसका एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी है। तो जब आप ये सब करोगे खत की तरह करोगे, आपने जब लिखोगे तो आपने नीचे एक दफा लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है, फिर लाइन छोड़नी है, फिर आप हेडिंग दे दो, सर लिखो, डियर सर लिखो आपने, और फिर उसके बाद आपने रिपोर्ट बना देनी है। और रिपोर्ट में आपने हेडिंग जरूर देनी है, इस रिपोर्ट के अंदर हेडिंग नहीं है, आपने हेडिंग जरूर देनी, चाहे वो कुछ भी हेडिंग्स बने, जैसे कि सर्वे आपने किया है, सर्वे लिख दो, आगे आपने लिखा है इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, इंटरव्यू ऑफ द मैनेजर्स, आप ऐसे करके लिख दो, यानी आपने हेडिंग जरूर देनी है। इसके बाद ये एक पीरियोडिक रिपोर्ट, ये आपकी आईसीएमए की बुक में से है। उसके अलावा और कुछ रिपोर्ट्स हैं, इंफॉर्मेशनल एनालिटिकल रिपोर्ट दी है आपको।
ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं। और इसी तरह ये सारी रिपोर्ट्स आई थिंक आपने, अच्छा आप में से कोई मुझे जरा मैसेज करके बताए कि आपने ये एरिया सारे पहले पढ़े हैं कि नहीं, जितने लोग मुझे सुन रहे हो। कोई एक पर्सन मुझे मैसेज करे कि आपने ये पहले पढ़ा है सारा कि नहीं। जी, एक मैसेज आ गया है। नहीं पढ़ा हुआ, तलहा मसूद कह रहे हैं। फिर आप कब पढ़ेंगे बता दें मुझे। आपको रीडिंग तो जो मैंने आपको बताया ना, ब्लू वाला पार्ट निकाल दो, शुरू वाले बाकी पार्ट पढ़ लो, और आपको जो नाम है ना रिपोर्ट्स के वो जरूरी याद करने हैं, और रिपोर्ट्स के पार्ट्स याद करने हैं। अब जो पार्ट आपको दिखा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आपको आते हैं। अब ये मैं आपको, ये है लॉन्ग रिपोर्ट के हिस्से, ठीक है। अच्छा, मुस्कान कह रही है हमने एक दफा सारा मटेरियल पढ़ लिया है। बिल्कुल सही, गुड। बुशरा कह रही है पढ़ लिया है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, हादी कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। देखो, कॉन्सेप्ट कैरी करो बस। अभी मैं जब पेपर आप अभी सवाल कराऊंगी ना, आपको अंदाजा हो जाएगा। और आज मैं आपको सवाल जो कराऊंगी उसमें थोड़ा आईसी में का टच आ रहा है, तो आप जरा देखिएगा किस तरह के सवाल वो लोग आपसे बना सकते हैं। वैसे इतने मुश्किल सवाल नहीं आते, बहुत आसान आते हैं। आपको आता होगा इंशाल्लाह, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो स्टूडेंट मुझे सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, हमने इतना कुछ कवर कर लिया है कि इट्स नॉट दैट इजी फॉर पीपल टू लाइक कवर दिस मच, ठीक है। तो ये आपने इसका जो है ध्यान करेंगे आप। तलहा मसूद कह रही है मेरी फर्स्ट फर्स्ट क्लास है आपकी। तलहा मसूद, ऐसा क्यों है, आप मुझे बता सकते हैं। बताओ, वेट कर रही हूँ। यू आर टेकिंग फिजिकल क्लासेस और यू गॉट लेट एडमिशन। आपको पता है, जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लगता होगा, क्योंकि मुझे, ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना इस वक्त, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे बताते हैं कि ये हमारी पहली क्लास है या हमारा एडमिशन लेट हुआ है। तो मुझे फिर समझ नहीं आ रही होती है कि मैं किनको लेके चलूं। कि आपको मैं, आपने कहा जी लेट एडमिशन है और कोरोना की वजह से बंद हो गया, ओके, आपकी फिजिकल क्लासेस नहीं हुई, ठीक है। तो ठीक है, आपने पिछली इवन कल की क्लास भी इसका मतलब नहीं पढ़ी आपने। तो आपका ये है लॉन्ग रिपोर्ट वाला में पार्ट, प्रीफेक्टरी पार्ट अगर पूछे तो आपको नाम आने चाहिए, कवर, टाइटल फ्लाई। यहाँ पे लेटर ऑफ ट्रांसमिटल आपने करना है, मैंने 2 हाईलाइट किए थे और कहा था अब ये पेपर अब आपके आजकल नहीं लिखे जाते, क्योंकि ऑथराइजेशन एंड एक्सेप्टेंस ट्रांसमिटल के अंदर आ जाती है। और लेटर ऑफ ट्रांसमिटल के लिए मैंने एक और आपको बताया था कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कवर लेटर, कवरिंग लेटर। क्योंकि कवर लेटर की डेफिनेशन ये है, इट गोज along with other materials, with other documents। ये मैंने आपको सिखाया था। तो इसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसके एग्जेक्टिव समरी और सिनॉप्सिस यानी या एब्स्ट्रैक्ट, तीनों आपको बताए थे। ये मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, जब बहुत लंबी रिपोर्ट होती है उसको लिखने से पहले समरी शुरू में दे दी जाती है। इसके बाद टेक्स्ट रिपोर्ट का, इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। डिपेंड करता है कि आपने रिकमेंडेशन देनी है, और अगर नहीं देनी तो यू जस्ट फिनिश ऑन कंक्लूजन। सप्लीमेंट्री पार्ट क्या होते हैं, सपोर्टिंग पार्ट्स। इंडेक्स क्या है, आपको बताया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो तमाम टर्मिनोलॉजी जो उस रिपोर्ट के अंदर इस्तेमाल की जाती है और या टॉपिक्स होते हैं, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे दिया जाता है। और तब मैंने आपको ये गाइड किया था कि जब आप किताब कोई खोलते हैं, उसकी इंडेक्स दी होती है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक किताब है बिजनेस कम्युनिकेशन की एंड रिपोर्ट राइटिंग की, चलो यूं कह लो, मुझे देखना है कि क्या रिपोर्ट राइटिंग के अंदर इन्होंने ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट पढ़ाई हुई है। मैंने बताया था ना ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट क्या होती है, जो कि पूरे बिजनेस का एनालिसिस देती है। तो आपने डी में गए, एबीसी डी में गए, वहां पे ड्यू डिलिजेंस आपको मिल जाएगा लफ्ज, वो आपको आगे पेज नंबर लिखा होगा। आप पेज वहां खोलेंगे तो आप ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, आपको पूरी किताब नहीं ढूंढनी पड़ेगी।
और टाइटल पेज से आपको नहीं कुछ मिल रहा, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरी पॉइंट आता है ग्लोसरी का। ग्लोसरी क्या चीज है कि आपको मैंने ये भी बताया था कि अच्छा, तलहा एंड शाहजेब नवाज, ठीक है जी। मैं आपको तलहा और शाहजेब, आप दोनों जिनकी फर्स्ट क्लास है, आप मुझे मैसेज इस पे आपका मिला है, मैं आपको, आपके पास मेरा नंबर है, फोन नंबर, आप मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको लिंक शेयर कर लूंगी। क्लाउड के ऊपर सारी चीजें पड़ी हैं। बुक्स जो मैं कंसल्ट करती हूँ वो ज्यादातर आपकी रिकमेंडेड बुक्स को देखकर, जो कि आपकी फॉरेन ऑथर्स की हैं, वो आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, आपको समझ आएगी भी नहीं, टाइम भी इतना नहीं रह गया। आपने सेट के नाम से, सेट 1 2 3 के नाम से आपके पास नोट्स मैंने बना दिए हैं, जो आईसीएमए की बुक और सीए की बुक और जो आपकी फॉरेन ऑथर की बुक्स को कंसिडर करते हुए पॉइंट्स हैं, वो उसके अंदर सारे कुछ हैं, आप रीड कर लोगे। साथ साथ उसके ऊपर टेस्ट के नाम से एमसीक्यूज पड़े हैं, ठीक है, वो आप कर लोगे। इसके अलावा भी 1000 BC एमसीक्यूज पड़े हैं। और मैंने कल रिक्वेस्ट की थी सीआर से, लेकिन मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया कि मुझे बता दें कि आप में से कौन है, वरना फिर मैं किसी और को, कोई और पर्सन अगर ग्रुप में से मुझे राब्ता कर ले तो मैं उसे एडमिन बना दूंगी, और फिर वो बाकी हैंडल कर सकता है स्टूडेंट्स को, जो न्यू कमर्स हैं आप गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है, आप मुझे टेक्स्ट कर देना, आप में से कोई भी स्टूडेंट, मुझे, आपके पास फोन नंबर है, मुझे टेक्स्ट कर देना कि जी मुझे बनना है सीआर, ठीक है। बस ठीक है, आपके पास नंबर मेरा है तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, और मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, आप लिंक ओपन करोगे गूगल ड्राइव पर और आपको वहां पे मिल जाएगा सारा मटेरियल। फिर आपको कोई चीज समझ ना आएगी तो मैं बता दूंगी। और सीआर अभी मैं ये देखती हूँ कि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनमें से कोई एक सीआर जो है वो अपने आप को कह दे, क्योंकि दूसरे जो सीआर है दे आर नॉट कॉन्टेक्टिंग मी, परहैप्स दे आर नॉट नो मोर देयर, और आई डोंट नो कि क्या उनका इस वक्त स्टेटस है। वापस आ जाइए, इंडेक्स आपको समझ आ गई, ग्लॉसरी क्या है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी आपने यूज की बुक के अंदर, अपनी यहाँ पे रिपोर्ट की बात हो रही है, रिपोर्ट के अंदर वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी होती है, उसके साथ उसके मीनिंग होते हैं या डेफिनेशंस होती है, उसको ग्लॉसरी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल किया अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो मुझे क्या करना है, उसकी मीनिंग आपको बतानी है, ताकि एक आम आदमी जो मेरी रिपोर्ट पढ़ रहा है उसको भी इसका पता हो। तो ग्लॉसरी में उसकी मीनिंग दे दूंगी। अपेंडिक्स क्या है, आपको मैंने बताया था कि DIX, अपेंडिक्स, एक्स उड़ा दे, CES करे, अपेंडिसिस उसका प्लूरल है। इसका ये मतलब है कि एक ऐसा सेगमेंट है आपकी रिपोर्ट के एंड में, कुछ पेजेस हैं जिसमें आपने सपोर्टिंग मटेरियल रखा है। मिसाल के तौर पर आप कहीं गए थे, वहां पे आपने पिक्चर्स ली थी, आपने पिक्चर अपेंडिक्स में रख दी है। आपने किसी का इंटरव्यू लिया था, उसके इंटरव्यू की हार्ड कॉपी आपने वहां पे रखी, यानी उसको लिख दिया है, लिखा हुआ डायलॉग फॉर्म में। कहीं से एक रिपोर्ट पड़ी थी, उस रिपोर्ट को आपने वहां पे पूरा थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया, मसलन अपना सीवी रख दिया है कि भाई मुझसे रिपोर्ट लिखवाइए, मेरे टीम के लोग हैं उनका सीवी रख दिया है। तो अपेंडिक्स में सपोर्टिंग मटेरियल होता है। फिर आ जाती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या है, ये आपके रेफरेंस सेक्शन है, आपने जिस जिस जगह से पढ़ा है, जहां जहां से आपने किया है इसको, उसकी बिब्लियोग्राफी वहां पे आप लिख देते हो। तो दिस इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी, द रेफरेंस। इसके बाद जी आपके पास है, आगे जो पार्ट्स आते हैं, लॉन्ग रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ये सारे मैंने पार्ट्स उसके लिख दिए हैं। कहाँ आपने टाइटल पेज करना है, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल क्या है, अगर आप रीड करना चाहो तो कर लो, वरना जो मेरी बातों से आपको समझ आ गई है, वरना आप जिनको बिल्कुल नहीं पता, दो दो लाइनें पढ़ लेना, सारा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको इस तरह पेपर में नहीं आता। ठीक हो गया। और ग्लॉसरी क्या है, अपेंडिक्स क्या है, ये सारा इसके अंदर लिखा है, बिब्लियोग्राफी क्या है। इसके बाद फिर एक ये रिपोर्ट है, असल में ये एक लॉन्ग रिपोर्ट है जिसका टाइटल पेज यहाँ पे है। पहले जब आपका
पेपर आता था ना, रिटन पेपर होता था, उसमें ना कई दफा आपको सवाल आया है, सिनेरियो देते थे और वो कहते थे कि टाइटल पेज डिजाइन कर दो। अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका टाइटल पेज है, आपको बिल्कुल नहीं बनाना आएगा, लेकिन आपको सिर्फ बता दिया गया है कि रिपोर्ट का पहला पेज अक्सर ऐसे होता है। पेज रिपोर्ट का टाइटल, जिसने प्रिपेयर्ड फॉर किसको देनी है, प्रिपेयर्ड बाय किसने प्रिपेयर की है, डेट क्या है, एक पुरानी रिपोर्ट है। आगे मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसमिटल आया हुआ है, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल की जगह पे मेमो फॉर्मेट जो कि यूज किया है, इसलिए से मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसमिटल कहा, जिसमें सारा शाह ने बताया है कि ये भी आपकी आईसीएमए की बुक में इस तरह रिपोर्ट की सारी दी हुई है। बस इसको देखना, कुछ नहीं आपको जरूरत है, ठीक है। और अभी बहुत ही इसके अंदर मटेरियल है, और आपको मैंने जुबानी जहां जहां हाईलाइट किया वो पढ़ लेना, बाकी इसको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। प्लीज इस पर टाइम जाया नहीं करना। कुछ आगे दिए हुए हैं, आपको स्पेसिमन दिए हैं, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी हुई है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है? जब आप किसी प्रोजेक्ट के वायबिलिटी या फिजिबिलिटी को चेक करते हो, उसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। आई बिलीव कि ये मैंने आपको उसमें जरूर दिया होगा। उसके बाद ये फिर रेड हाईलाइट कर दिया था कि ये नहीं पढ़ना आपने, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है, आईसीएमए की बुक में। फिर इसके बाद हमने प्रपोजल राइटिंग पढ़ा था, और प्रपोजल राइटिंग में आपने को मैंने बताया था कि आप प्रपोजल क्या होता है, कि कोई कंपनी जब किसी दूसरे से काम कराना चाहती है, वो उसे कहती है कि रिक्वेस्ट उसको भेजती है, आरएफपी उसे कहती है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, और वो फिर उसके जवाब में आपको कोटेशन भेजते हैं। वो यानी आपको खर्चा भेजते हैं, पूरा एक्सपेंसेस, और उसके बाद उसको आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है कि हाँ हमें हमारा काम कर दो। तो वो जो पर्सन कोटेशन भेजता है, वो असल में उसको प्रपोजल कहते हैं। ये हमने देखा था। आगे ये कुछ सैंपल्स हैं, ये पास पेपर के सवाल है, ये भी आपको पढ़ने की बिल्कुल इतनी जरूरत नहीं है। अब ये वक्त गुजर गया बाय द वे इसको पढ़ने का, ये तब था जब हम शुरू में पढ़ रहे थे। अब आपको क्या करना है, आपने अगर इसमें से सिर्फ सैंपल्स देखने हैं देख लो, वरना क्या करोगे, मेरे साथ साथ काम करो। अगले वीक में हम एक रिपोर्ट लिखेंगे, और फिर आप उसमें से, रिपोर्ट में से आप मुझसे सीख लोगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम चलते हैं यहाँ से, हम करेंगे इस वक्त एमसीक्यूज करेंगे, और बहुत सारे एमसीक्यूज जनरल एमसीक्यूज होते हैं। जो लोग न्यू कमर्स हैं, वो प्लीज टेस्ट निकाल कर, वहां पे टेस्ट 1 2 3 के नाम से साथ साथ सोल्यूशन दिए हुए, अगर मैंने वहां पे होमवर्क रखा हुआ है तो होमवर्क का सोल्यूशन भी दिया हुआ है, वो अगर आप पढ़ लोगे ना तो शॉर्टकट हो जाएगा आपका तरीका, और आपको समझ आ जाएंगे सारे टॉपिक्स, ठीक है। और इसी तरह सेट से पढ़ना शुरू करो, सेट 1 2 से। आपको जब प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे पूछ लेना। आई बिलीव दिस इज इट। मैं एक बस नजर देखूं कि दिस इज गोइंग टू बी एंडिंग। हाँ, ये सारी मैंने आपकी जो आईसीएमए की बुक है ना, ये उसका मटेरियल सारा मैंने यहाँ पर उठा के रखा हुआ है। आप अगर आपको सिर्फ एक आइडिया लेना है, क्योंकि वो लोग जो इस किताब को नहीं पढ़ रहे, उनको कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये क्या चीज है। और न्यू कमर्स के लिए एक और बात है कि एक किताब पूरी पड़ी हुई है वहां पर, वो सीए की बुक है, और पूरी उसकी उसके एंड में सारे सवाल हैं, हर चैप्टर के एंड में। फिर एक और अलग से मैंने सीए के एमसीक्यूज की एक बना के रखी है, जिसका आखिरी चैप्टर जो है वो आपका है, यानी आखिरी चैप्टर जो है वो उसकी की है, वो आप पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, तलहा मसूद का क्वेश्चन है, मैम जिन्होंने अभी एडमिशन दिया था उन्हें भी 18 से पेपर देना पड़ेंगे? 18 दिसंबर की बात आप कर रहे हो? नहीं नहीं, आप फरवरी में एग्जाम दोगे। आपके आपके दिसंबर में एग्जाम थोड़ी है, आपके तो फरवरी में है। आपने तो बाकी भी सब्जेक्ट करनी है, इकोनॉमिक्स का है आपका, अभी अकाउंटिंग का एक है सब्जेक्ट साथ आपका, ये है आई थिंक आईटी भी तुम लोग पढ़ते हो शायद, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो आपने एग्जाम जो है वो आपने कब देना है? फरवरी में। और हमारी मीटिंग एक हुई थी वेडनेसडे को, उस पे यही पता चला था कि आपके 20 फरवरी के करीब एग्जाम होंगे। तो आप उस वक्त के लिए पूरी तैयारी कर लो। अभी दिसंबर है, जनवरी है, ठीक है। अभी जनवरी के मिड तक मुझे लगता है हमारी क्लासेस चलेंगी, और मैं जैसे रिवीजन करा रही हूँ, इससे भी आपको काफी फायदा होगा। और ऐसा हो सकता है कि हम देखेंगे कि अभी जो शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत आसान है,
और आई डोंट थिंक सो कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उसको रिवाइज़ करने की। लेकिन आप लोगों को अगर है तो फिर वही बात हो जाएगी कि आपको अगर जो सीआर अगर मिल जाता है तो वो आपको ज़्यादा ही अ, जो है नहीं गाइड कर देंगे, ठीक है? और इसके अलावा जी हाँ, आपको मैं यही भी बात है, कैप्लन की बुक बिल्कुल सही कह रही हैं आप बुशरा कि कैप्लन की बुक भी है, यानी आपको एमसीक्यूज़ कहाँ-कहाँ से कर सकते हो, सीए की बुक के अंदर पड़े हैं, अलग से भी मैंने सीए एमसीक्यूज़ करके एक आपको फाइल्स का सेट मिलता है। फिर आपके पास 1000 बीसी क्वेश्चन का सेट मिलता है। फिर आपको कैप्लन की एक बुक का पीडीएफ पड़ा हुआ है, उसको बेशक किताब को ना पढ़ो, उस किताब के चैप्टर के एंड में थोड़े-थोड़े एमसीक्यूज़ हैं, उसके आखिर वाले चैप्टर में उसके आंसर्स हैं। ये आपके लिए और मोर देन इनफ है। फिर आपके पास टेस्ट आना शुरू हो गए हैं, टेस्ट 1, 2, 3 करके, आपके उसमें एमसीक्यूज़ हैं, वहाँ से कीजिए। और जैसे आज मैं कराने लगी हूँ, थोड़े डिफरेंट तरीके के होंगे, तो आप इसको भी करें मेरे साथ और साथ-साथ इसको समझने की कोशिश करो। बस आपका इंशाल्लाह हो जाएगा, डोंट वरी। घबराना नहीं चाहिए बस, जैसे हमारे इमरान खान कहते हैं ना, बस पहली बात है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है? तो आपने वाक़ई घबराना नहीं है। बात तो सही है कि कोई घबरा गया बंदा, तो बिल्कुल ही अपने आप को सरेंडर कर देता है ना? कुछ भी आता हो इंसान को, वो कुछ भी नहीं कर सकता, अगर वो घबराने लग गया तो। अच्छा जी, अब हम शेयर करेंगे आपसे एमसीक्यूज़। इसके मैं आपको आंसर साथ-साथ कराऊँगी। ठीक है जी? अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आ गया, बस इस पे फ़ोकस कीजिए, ये बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं। जिन्होंने आज हमें जॉइन किया वो भी मेरा ख़्याल है इसको कर सकते हैं। लिखा हुआ है, मेरा ख़्याल है इस की जगह पे ये ठहरिए, रुक जाइए मैं इसको ठीक कर दूँ। ये होना चाहिए था इफ, देखिए असल में ये बताना चाह रहे हैं, 1 मिनट शायद रुकिए। If it is necessary for you to reprimand one of your employees, you should do so. reprimand क्या होता है? आपको पता है, जब आपको मैंने ये तरीका भी बताया था, reprimand होता है किसी को रिब्यूक करना, स्कोल्डिंग करना, वार्न करना, यहाँ ये मुराद होगा। अब आपके पास अगर ये लिखे हो, आप राइट क्लिक करो, आपके को सिनोनिम आ जाता है और वहां पे आपको एडमॉनिश, वार्निंग, तो यहाँ पर वार्निंग करना है आपने। तो अब आप देखिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, इसका आंसर आप कह रहे हैं डी होना चाहिए। लिखा है, ये सवाल इतने इजी नहीं है, आराम से इसको कीजिए ध्यान से। इफ इट इज नेसेसरी फॉर यू टू रिप्रीमेंड वन ऑफ योर एम्प्लॉइज, अगर आपके बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, आप मालिक हो और आपने कुछ उसमें से आपने एक को वार्निंग देनी है, ठीक है? क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं इंसान के बच्चे बन जाओ, तुम तंग कर रहे हो, तो उसके लिए कहता है यू शुड डू सो। क्या करो, किस तरह से वार्निंग दोगे उसके? ओनली इन राइटिंग ऑन ऑफिशियल कंपनी स्टेशनरी। क्या तुम ऐसा करोगे? इस बात का मतलब समझते हो? आ, अच्छा जी, आप मुस्कान कह रही है ए आंसर है। जी, कोई और स्टूडेंट अगर बताना चाहे कि क्या आंसर है? फातिमा शायद बी, तलहा मसूद ए, निदा ए, उजाला बी। चलिए अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। तलहा कह रही ए, इसका मतलब है तलहा को बात समझ में आ रही है। अच्छा,
अगर आपने किसी को वार्निंग देनी हो तो उसका एक तरीका है ओनली इन राइटिंग ऑन ऑफिशियल कंपनी स्टेशनरी, इन प्राइवेट, ड्यूरिंग अ टी ब्रेक, विद एन अपॉलजी फर्स्ट देन रेप्रीमेंड। लास्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत है। पहले अपॉलजी की, फिर उसको वार्निंग दे दी, फिर है टी ब्रेक के दौरान देना, ये भी कोई प्रोफेशनल बात नहीं होती। अब प्राइवेट से, अगर आप प्राइवेटली देते हो, वैसे आमतौर ये होता है कि आपने ओरल आप वार्निंग देना होती है, लेकिन आपने उसको रेप्रीमेंड करना है, वार्निंग देनी है कि भाई ठीक हो जाओ। तो उसके लिए ए ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। लिख कर आराम से दे दो, ताकि वो अपना पर्सनल तरीके से वो सी पढ़ सके, उसको कोई और पर्सन ना पढ़ सके, एक खत के तौर पर। और कंपनी की स्टेशनरी इसलिए यूज करोगे ताकि ऑफिशियली आप उसको वार्निंग दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई है कि यू रेप्रीमेंड अ पर्सन, यू रिब्यूक अ पर्सन, यू वार्न अ पर्सन, हाउ वुड यू डू। आपको बात समझ में आ गई? ओके, इसके बाद दूसरे पे आ जाइए। जरा देखिए, ये जरा थोड़े लफ्जों का जबरदस्त खेल है यहाँ पे आज के। अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको बहुत ही क्लियरली नजर आ जाए। जी, अब जरा पढ़िए, इसका क्या मतलब है। जी, आंसर आपका क्या लग रहा है आपको? टू का आंसर है बी, आप कह रहे हैं। बुशरा का आंसर है, और इशना ए कह रही है शायद। तलहा कह रही है डी है। मुर्तजा नवीद भी कह रहे हैं डी है। जी, जी जी, बिल्कुल सही, इसका आंसर डी है। देखो, सिचुएशन ये है, योर सुपरवाइजर विल सून बी ऑन द स्टेप चेक द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है जिसको वो देखने के लिए आ रहे हैं, चेक करेंगे। which you should and your subordinate are now working, जिसमें तुम, you and your subordinate work कर रहे हो। would it be appropriate for you to, आप इन्फ्लुएंस करना लोगों को कि आप तेज काम करें। गो टू सुपरवाइजर ही को कहना कि भाई व्हाई आर यू डूइंग इट एंड फॉरगेट अबाउट इट, तो बिल्कुल ही प्रोफेशनल नहीं हो गया। ब्रीफली मेंशन इट टू योर पीपल, तो आपने क्विकली शॉर्ट करके लोगों को बताना है, ये बेस्ट ऑप्शन आ रही है। बाकी सारी, वैसे तो ये सवाल बहुत ही कोई क्लास का नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अभी अगले वाले सवालों में थोड़ी आपकी वोकैबुलरी थोड़ी टफ है, थोड़ी सी, मैं आपको वो गाइड करती हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए। जी, जी, थर्ड का आंसर आपने क्या दिया है? अच्छा, आप ना जब लिखते हो ना, आप क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो, इस तरह मिक्स हो जाता है। मुर्तजा का मुझे सिर्फ नजर आया, उन्होंने 3B कहा है। अच्छा, क्योंकि अगर आप नंबर नहीं डालोगे ना तो आगे पीछे हो रहे हैं ना, तो मुझे इस तरह नहीं पता चलेगा कि लेटेस्ट आपका क्या आंसर है। क्वेश्चन 3B तलहा कह रहे हैं। ओके, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, एक्सचेंज ऑफ व्यू पॉइंट्स एट अ कॉन्फ्रेंस इज मोस्ट वैल्यूएबल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आपने, एक कॉन्फ्रेंस है, बड़े लेवल पे चल रही है, जिसमें कि बहुत सारे लोग अपने अपने रिसर्च वर्क को दिखाते हैं। आपको याद होगा, मैंने कॉन्फ्रेंस की आपको डेफिनेशन दी हुई है कि कॉन्फ्रेंस इज अ गैदरिंग ऑफ पीपल जो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड लोग होते हैं,
जिनकी एक बड़े लेवल पर आपकी मेंबरशिप होती है। तो व्यू पॉइंट एक्सचेंज करनी है, फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट आर इम्पॉसिबल टू सॉल्व, ये तो फिर बात ही ना हुई, इस पे तो बात ही नहीं हो सकती। और फिर है नेसेसिटेट अ स्विफ्ट एंड डिसाइसिव सोल्यूशन। नेसेसिटेट मीन जरूरत होना, स्विफ्ट का मतलब है तेज, एंड डिसाइसिव का मतलब है जिसमें कोई ना कोई डिसीजन हो सके, वो सोल्यूशन है। और सी पॉइंट है आर अनयूजुअल एंड कॉम्प्लिकेटेड है, और लास्ट है आर सिंपल एंड फेमिलियर टू द पार्टिसिपेंट। देखो, अब अगर आपका पहला ही वाला गलत हो गया, सी भी, जो आपका डी भी है वो भी गलत है, क्योंकि अगर फेमिलियर चीजें हैं तो वो क्यों फिर सॉल्व करने लगे हो, सबको पहले से पता है इस चीजों का, फिर मसला ही नहीं होना चाहिए। और उसके बाद लिखा है नेसेसिटी स्विफ्ट एंड डिसाइसिव सोल्यूशन। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं। ओनली यू आर लेफ्ट विथ सी, ऐसी प्रॉब्लम्स दैट आर अनयूजुअल एंड कॉम्प्लिकेटेड, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों को उसकी समझ आ सके और उस कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा भी हो। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों का ये आंसर था सी? नहीं, ज्यादातर ने बी दिया था। ओके, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। जी, यहाँ पर थोड़े से वर्ड्स का भी चक्कर है। 4 का आंसर मैं चेक करती हूँ आप क्या दे रहे हो। आ, जी, मुर्तजा नवीद कह रही है 4 का बी। ओके, ऑल राइट, ठीक हो गया। मुस्कान कह रही 4 का ए। ओके, नंबर डालोगे? शाहजेब नवाज 4 बी। 4 का आंसर है जी, कौन है विनर? बी, बी फॉर बीटा। ठीक है, अब आपको जरा इनके अल्फाज समझ लो। Companies that wish to motivate their employees should consider rewards rather than penalties. Penalties mean सजाएं देना. Chiefly, mainly, because क्यों? No one likes to deal out penalties. अगर आप पूछे ना कि deal out का मतलब क्या होता है, deal out एक phrasal verb है, इसका मतलब है you share something with group, लोगों के साथ शेयर करना। तो जो अथॉरिटीज होती है ना, वो इस तरह की चीजें शेयर नहीं करना चाहती। 1, तो ये गलत हो गया। दूसरा है रिवॉर्ड्स फ्रीक्वेंटली रिजल्ट इन अर्नेस्ट कॉपरेशन, यानी इसका आंसर ये ठीक है। रिवॉर्ड्स जो हैं फ्रीक्वेंटली यानी बहुत ही कॉमनली, रिजल्ट इन अर्नेस्ट कहते हैं सीरियसनेस को, सीरियस कॉपरेशन देते हैं रिवॉर्ड, यानी लोग आपसे कॉपरेट करेंगे। तीसरा पॉइंट है पेनल्टीज यूजली हैव मच इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म बिहेवियर। ये हम पेनलाइज करना लोगों को, ये थोड़ा गुड आइडिया, सो दैट्स वाई ये आप इसको बिल्कुल जाने दें। और द लास्ट वन है पेनल्टीज आर सिवियर नेवर सीरियस इनफ टू अमाउंट टू मच। यहाँ पे अमाउंट टू का मतलब होता है अमाउंट टू अमाउंट टू एक अगेन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टर्न आउट टू बी, यानी प्रूव टू बी कि वो नहीं होती। अब आपको ये इसका मतलब ये है कि मैं आपको छोटी सी में बात बता दूं कि ये आपका एक टॉपिक होता है, हम पढ़ते पढ़ाते हैं, ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसमें हम ये चीज सिखाते हैं या हम रिसर्च ये शो करती है
कि आपने एम्प्लॉइज़ का बहुत ख़्याल करना है। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप उनको सज़ाएँ नहीं मिलती हैं लोगों को, डिमोशन और डिमोट कर देना, उनको फाइन कर देना, ये उस सूरत में होता है जब बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज़ या कॉन्फ्लिक्टिंग आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर। अदरवाइज़ रिवॉर्ड को कंसिडर अच्छा किया जाता है, क्योंकि रिवॉर्ड से आप लोगों को क्या करते हैं, उनको मोरल को अप कर देते हैं। तो इसलिए द आंसर इज़ बी, व्हिच इज़ बेटर आंसर। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है थोड़ा-थोड़ा, घबराना नहीं है, जिनका गलत हो रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता इसके साथ यूज़्ड टू हो जाएँगे लोग। और जिस तरह की ये सिचुएशन आती है ना, जिस तरह की हम ये पढ़ रहे हैं, उसमें मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूँ कि आपका जो अ, क्या बोलते हैं इसको, तरीका है करने का, आहिस्ता-आहिस्ता इसके मुताबिक आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा एंड यू विल डू दैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जी, मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, अच्छा आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? ओके, लेट मी डू अगेन। अ, जी, अब आपको स्क्रीन शो हो रही है? ओके, मेरा ख़्याल है हो रही है। ओके, दैट्स राइट। अच्छा जी, दोबारा से ये टाइम आपको दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा पढ़िए। जी, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं वेट कर रही हूँ। 5C, मुर्तज़ा एंड निदा, उजाला, नाइला, सब लोगों का ख़्याल है द आंसर इज़ 5C, बिल्कुल सही है। ये थोड़ा आसान भी था। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने नोटिस किया है कि पीरियोडिक रिपोर्ट का ज़िक्र आया और प्रोग्रेस का भी आया। आप इसे पीरियोडिक प्रोग्रेस इसलिए मिलते-जुलते हैं कि प्रोग्रेस आप दिखाते हो, रिपोर्ट लिखते हो जब कोई प्रोजेक्ट है, इसे प्रोग्रेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कहते हैं, पीरियोडिक भी साथ मिक्स कर सकते हो वर्ड। इट्स ऑल व्हाट यू डू एक्चुअली। तो आपकी जो रिपोर्ट है, वो एक स्पेसिफिक इंटरवल पे आप ये चेक कर लेते हो कि किसी प्रोजेक्ट पे कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, उस पर आप ये रिपोर्ट बनाते हो। और ये लिखा है कि आपने बनाई, उसके लिए यू शुड प्रेजेंट ओरल रिपोर्ट करो। क्यों करो? आगे उसकी रीजन है, इट इज ईजियर फॉर योर सुपरवाइजर टू रिले योर ओरल रिपोर्ट्स अप द चेन ऑफ कमांड। अब ये जो लफ्ज थोड़े थोड़े तंग करने वाले आपको लिखे हुए, रिले आपका मतलब होता है किसी चीज को पास ऑन कर देना, आगे फॉरवर्ड कर देना, या रिसीव करके आगे पास ऑन कर देना, उसको कहते हैं। तो आपने जो है रिपोर्ट जो है आसान उसको लगेगी ओरल करने का। फिर लिखा है ओरल रिपोर्ट्स दे रिक्वायर लेस टाइम एंड एफर्ट टू प्रिपेयर, कि आप जल्दी से भी प्रिपेयर कर लेते हो।
फिर है जी रिटन रिपोर्ट, दे प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड। आपको याद है परमानेंट रिकॉर्ड के लिए लफ्ज ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल ये भी यूज कर सकता है लफ्ज परमानेंट रिकॉर्ड की जगह पे, दोनों का एक ही मतलब है। विच कैन बी रिफर्ड लेटर, ये बिल्कुल सही आंसर है। रिटन रिपोर्ट दे क्रिएट लेस, हालांकि आंसर रिटन रिपोर्ट ये भी लिखा है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। दे क्रिएट लेस टाइम फॉर डिस्कशन, क्योंकि उनके लिए जल्दी से आप या कम टाइम होता है डिस्कशन के लिए वट। तो आपके पास आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, तो ये आपको बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शहबाज शाहजेब नवाज जो है इन्होंने 5B लिखा था, 5C आंसर है क्योंकि रिटन रिकॉर्ड जो है वो आपको देना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब आपको अंदाजा हो गया कि कॉन्फ्रेंस की बहुत डिटेल लिखी है आपके सिलेबस में, तो सवाल इस टाइप के आते हैं जो कि एक आम आदमी भी सवाल का जवाब दे सकता है। जी, आंसर आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निदा ने लिखा है 6D, तलहा 6A, शाहजेब 6A। अब आप ये नोट करें जिनकी क्लास आज पहली भी है तब भी वो इसको कितना अच्छा फॉलो कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट। ये बिल्कुल जनरल सवाल है अब, लेकिन ऐसा ना समझे कि सारे जनरल आएंगे, आपको पढ़ाई करनी है। अच्छा जी, बिजनेस कॉन्फ्रेंस कैन बी यूज्ड एज ट्रेनिंग टेक्निक, ठीक है। इट विल बी लीस्ट इफेक्टिव, लीस्ट इफेक्टिव कम से कम इफेक्टिव होगी व्हेन द एजेंडा अवॉइड्स प्रॉब्लम एरियाज। एजेंडा जब प्रॉब्लम एरिया को अवॉइड करेगा। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट इज एन एक्सपर्ट इन द प्रॉब्लम टू बी डिस्कस्ड, यहाँ पे लीस्ट इफेक्टिव हो रहा है इसलिए सेकंड बी गलत हो गया। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट मोस्ट आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट क्या होता है पता है आपको? एक पर्सन जो अपनी बात पूरी कह सकता है उसे कहते हैं कि उसका आर्टिकुलेशन अच्छी है, द मोस्ट आर्टिकुलेट है। लास्ट है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी नहीं, ओनली ए आंसर इज करेक्ट एंड परफेक्ट, वेरी गुड। जिनका ए आंसर है इट्स एक्सेलेंट। सेवंथ पे आ जाइए। ये सारे अभी आज मैंने, अच्छा हुआ आपको थोड़ा आपका मोरल अप हो गया है जो न्यू कमर्स है, कि आपको अंदाजा हो गया है कि ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। जी, मुझे लगता है कि आपको इसकी भी समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तलहा का ए है और 7 का आंसर इश्ना, नहीं किसने दिया है, और मुस्कान ने 7A दिया है। ओके, आई एम सॉरी अगर मैं सबके नाम नहीं ले सकती। शाहजेब ने बी दिया है। देखें 7 का आंसर ए है, क्योंकि उसकी वजह यह है, सबसे पहले आपको ये तो बात पता चल गई है ना कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कंपनीज, फेमस पीपल जो कि सेलिब्रिटीज उनको सो कॉल्ड कहते हैं,
उनको जब वो लेती हैं अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स। आई थिंक सबको इस बात का पता है। तो अब उनको लेते हैं ताकि वो पब्लिक को परसुएड करें कि वो चीज़ों को परचेज़ करें। जैसे अभी एक ऐड आ रही थी, वो खातून है, कोई ड्रामों में आती है, मुझे नहीं पता उसका क्या है नाम। उसका आ रहा था कि मैं पता नहीं लाइफ़बॉय की ऐड करती हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कोई भी खरीदो। जब वो पहला लॉकडाउन था, एवरीबॉडी वाज़ सो स्केयर्ड कि पता नहीं क्या होने लगा है। तो उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है, बहुत तकलीफ़ वाली बात है। स्टिल इट्स गोइंग कि रेट जो है वो उसका अभी जो ऑफ़िशियली रेट तो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि बढ़ गया है फिर से। या बाकी कंट्रीज़ में, ईरान है जैसे में भी हुआ बहुत ज़्यादा, स्पेन में तो बहुत ज़्यादा हुआ, अमेरिका में बहुत ज़्यादा, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा। तो मैं बात करी पैंडेमिक की, कोरोना जो स्प्रेड हुआ डिज़ीज़ उसकी बात करी। तो आप लोग जो हैं पागल हो जाते हैं उनके पीछे कि या मेसी ने अगर शर्ट पहन ली है तो सारे लोग वो शर्ट खरीद लेंगे, है ना? तो ये सारी बातें जो है वैसे परफेक्ट ये इसके बारे में लिखा हुआ है। आगे लिखा है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड द फेमस पर्सन हैव? शुड हैव इसलिए हैव लगाए शुड के साथ। क्रेडिबिलिटी लोग उस पे एतबार रखते हो, अट्रैक्टिवनेस हो, पोजीशन ऑफ पावर हो उसकी एंड प्रेस्टीज हो। जैसे अभी मैंने भी बताया है, अगर आपका मेसी आपका जो है हमारे यहाँ पर और पाकिस्तानी बहुत सारे हैं, क्या नाम है उसका क्रिकेटर पुराने और नए वाले वो आपके आते हैं एड्स के अंदर और ड्रामा के लोग आते हैं, मूवीज के लोग आते हैं, तो ये सारा कुछ है। ए इज आंसर। दूसरा है अट्रैक्टिवनेस, वेल्थ। वेल्थ होना, यहाँ से ही बात गलत होगी। A person is wealthy, nobody is bothered to see that. यहाँ से समझ लो। A good command of today's in sayings, यानी यहाँ पर मुराद ये है कि a person is very good at speaking in the very latest style. उसके बाद फोर्सफुलनेस, अट्रैक्टिवनेस, हाइट उसकी हो, ये भी हो सकता था लेकिन पहले वाला इज द बेस्ट। और क्रेडिबिलिटी, बिग स्माइल, मेलोडियस वॉइस, वॉइस उसकी कैसी भी हो, अगर उस खेलता अच्छा है, आवाज में उसको मेलोडी आपको नहीं चाहिए, तो यानी बहुत सुर वाली आवाज आपको नहीं चाहिए, तो इसलिए आपने आंसर ए इज द बेस्ट आंसर, बेस्ट ऑप्शन। थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है, अभी इंशाल्लाह बस ये खत्म कर लेंगे हम। अच्छा है, आप इसको करते जाओ तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगला है जी सवाल पर्सनल, इसको पर्सनल या पर्सनल कहते हैं, यानी जो काम करते हैं ना ऑफिस के अंदर, उसके बारे में। अब पढ़िए जरा इसको कि क्या लिखा है। जी, अब आपको ये भी अंदाजा हो रहा है ना कि आपको कितनी देर लगती है एक सवाल का जवाब देने में। तो जब आप टेस्ट कोई करते हो, अब जैसे मैं अ, अभी जैसे अभी तो मैं साथ-साथ आंसर कर रही हूँ ना, आपका एक दफ़ा फिर मैं इस तरह के सेट टेस्ट भी रखूँगी कि मैं आपको सिर्फ़ क्वेश्चन देती जाऊँगी, आगे करती जाऊँगी, आपके आंसर एक दफ़ा ही चेक करूँगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी स्पीड का पता चल जाएगा कि आपने कितने मिनट्स में वो आप आंसर कर लेते हो, ठीक है? इसी तरह आप चेक कर सकते हो जो आपके पास एमसीक्यूज़ हैं उनको करने में, तब भी आप चेक कर सकते हो कि आपने एक चैप्टर पढ़ लोगे तो 1000 बीसी के जो क्वेश्चन है उसका एक चैप्टर कर लेना और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना टाइम आप लेते हो। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन होंगे उसका 1 नंबर आपको मिलेगा पेपर में, और ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मैंने कल बताया था 2 होते हैं, और अ, 30 क्वेश्चंस आएँगे 1 नंबर के और 25 क्वेश्चन आएँगे 2 नंबर के, ठीक है? तो 80 आप यहाँ पे कवर करोगे एरिया, और उसके बाद आपका 20 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें एक रिपोर्ट और एक लेटर लिखना है। जी, 8वें सवाल का जवाब जो है आपने क्या दिया है, 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, 8 बी आ रहा है, मोहम्मद शाहज़ेब दे रहे हैं यहाँ पर, और मुर्तज़ा 8 बी दे रहे हैं, तलहा 8 सी दे रहे हैं, और जी और कोई पीछे से, ठीक है।
तो अब हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। आपका आंसर है बी। ठीक है, तो अब आप देख लें कि आपका किस तरह से अब इसको यानी मैं बताती हूँ कैसे हुआ। यहाँ पे वर्कर्स, पर्सनल वर्कर्स शुड हैव गुड इंटरव्यू टेक्निक्स, द मोर केपेबल वन रिगार्ड द इंटरव्यू प्रोसेस एज अ वार्म फ्रेंडली। यहाँ पे वो लफ्ज आ गया है वॉन्डरिंग। जो वॉन्डरिंग होता है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? जो नॉट स्टैटिक एट अ लाइक फोकस नहीं होती, उसको वॉन्डरिंग कहते हैं। एस्ट्रे कर जाना, दैट समथिंग गोज एस्ट्रे, उसे कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये पहला लफ्ज ही गलत है, इसलिए ये गलत हो गया ए। उसके बाद इसका दूसरा है वार्म फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन गाइडेड बाय अ डेफिनेट पर्पस। बिल्कुल सही है। आप अगर वार्म आपकी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए और आप इस तरह बात कर रहे हो कि पर्सन वुड गेट यू, रादर रिजिड प्रोसीजर which clearly rigid procedure which clearly separates the interviewer from the interviewee and is systemized to evoke all the information needed. Not correct. इसमें से कोई लफ्ज मेरे ख्याल है सारे आपको आते तो हैं वैसे, तो ये भी नहीं करता ऑल ऑफ द अबव, इसके साथ वैसे ही गलत हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब पहला आपने देख लिया गलत है तो ऑल ऑफ द अबव खुद ही गलत हो गया, और बीच वाले दो में से आपने एक चूज किया है, बी इज द करेक्ट आंसर। 9 पे आ जाइए। ये टोटल आज मेरे पास कॉम्बिनेशन 12 का है, मेरे पास 12 है टोटल। ठीक है, इसलिए आप परेशान ना होइएगा कितने हमने करने हैं, ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह कल आपको थोड़ी सी सवाल दूंगी, एक आपका लेटर होगा और एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक मैं नए टॉपिक्स में से पढ़ाऊंगी, जो पुराना है रिवीजन निकल कराऊंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको रिपोर्ट की रिवीजन कराई है, इसको रीड करो अच्छी तरह। और आपको जो अगला वीक है उसमें मैंने रिपोर्ट आपको बनानी यानी लिखनी सिखानी है, यानी यू हैव ऑलरेडी डन, लेकिन एक दफा आपकी रिवीजन हो जाएगी। और आप ये को गाइड करूंगी कि इतने मिनट्स में आपने क्विकली, जो कि आपका टाइम जो है 2.5 घंटे का आपका पेपर है, तो उसमें कैसे आप रिपोर्ट और लेटर लिखोगे। जी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। जी क्वेश्चन 9 का आंसर आपके पास आया है। 9 उजाला ने लिखा है 9C। जी फातिमा ने भी 9C लिखा हुआ है, तलहा मसूद ने 9C, और निदा ने 9A लिखा है। ओके, आयशा जेब ने 9A लिखा है। अच्छा जी, अब आपका आंसर है यहाँ पर 9C। ठीक है, A department administrator should realize that it is usually best not to. It is usually best not to. ऐसा नहीं करना। Assign specific responsibilities to immediate subordinates. अब यहाँ पर immediate subordinate जो आपके बिल्कुल नीचे होता है, तो आपने not to assign, ये हो गया। आपका बी आता है delegate authorities, not to delegate authorities wherever responsibilities have been assigned. अब डेलीगेट का मतलब है पास ऑन करना, अपनी अथॉरिटी को पास ऑन करना, यानी किसी को इस तरह अथॉरिटी दे देना कि वो खुद ही कुछ ना कुछ कर सकता है, डिसीजन कर सकता है। अगेन दिस इज रॉन्ग। सी है टू मेक अ सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल, नॉट टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल टू मोर देन वन एडमिनिस्ट्रेटर, कि आपने एक से ज्यादा पर नहीं, रिस्पॉन्सिबल टू मोर देन वन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करना। और चेक द प्रोग्रेस ऑफ डेलीगेटेड असाइनमेंट्स, जो आपने काम दिया है उसको आप चेक करें। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बस दो और रह गए इसके बाद।
कल का आपको एजेंडा याद है? हमने क्विकली करना है सारा काम। आपको सवाल भी देंगे, आपको लेटर भी लिखेंगे हम, और साथ एक आपको पढ़ाएंगे भी। जी। ये एक जनरल क्वेश्चन है, और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अक्सर sometimes they fall a victim to making questions from internet. इंटरनेट से बने बनाए सवाल उठा लेते हैं, और आपकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो बिजनेस कम्युनिकेशन या रिपोर्ट राइटिंग पर। आप ऑनलाइन जाकर बहुत सारे आपको आप सवाल कर सकते हो। 10 का आंसर आपके पास क्या है? 10 का आंसर आ रहा है, शाहजेब कह रहे बी है, और मोहम्मद शाहजेब कह रहे हैं डी है, मुर्तजा नवीद कह रही है 10 ए है। अब देखे ना, ये इट्स नॉट दैट इजी। उजाला कह रही है 10 बी है। अच्छा, ठीक है, अब देखते हैं कि इसका आंसर है क्या। जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है 10 ए। सर्टेन फैक्टर्स कैन प्रमोट अ हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अब आप जरा गौर से सुनिएगा, ये एक जनरल सवाल है, और यकीनन ये किसी इस टाइप के बना हुआ है जहाँ से आपको इंटरनेट से सवाल बने हुए मिलते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो कि लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, कि लोग एम्प्लॉयज कैसा फील करते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया है कि सिलेक्ट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली सजेस्टेड बाय इंडस्ट्रियल, जो है कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ानी है, बेहतर करनी है। रिकॉग्निशन ऑफ जॉब वेल डन। अगर आप उनके मोरल को अप करेंगे, उन्होंने अच्छी जॉब की है, कोई काम किया है, उसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे, वो उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसका मैंने आपको याद होगा, मैंने पढ़ाते वक्त एक आपको बात समझाई थी। एक होती हैं आपके पास जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसे आप एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड्स कहते हो। जैसे आपको सैलरी मिलती है, पैसे मिल जाते हैं, बोनस मिल जाता है। और एक होती इम्प्लिसिट रिवॉर्ड्स, जो छुपे हुए होते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट मिलना, और आपकी आपकी इज्जत नफ्स को कोई हिट ना करे। तो ये वाली जो चीज है, रिकॉग्निशन ऑफ जॉब वेल डन, ये लोगों के लिए सबसे ज्यादा देखा गया है कि ये कामयाब रही है। लोग ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं इससे। उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द जॉब। ये कोई जॉब सिक्योरिटी आपके बस की बात ही नहीं है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आप कैसा करेंगे? आपकी कंपनी है, अगर खुदा न खास्ता डूब रही है, या आप अपनी कंपनी को मर्ज करने जा रहे हो दूसरी कंपनी के अंदर, जब आप एक छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी में मर्ज होंगे, तो आपने तो अपने आपके तो मुलाजमीन निकल जाएंगे, बड़ी कंपनी के मुलाजमीन रहेंगे, तो आप जॉब सिक्योरिटी नहीं दे सकते। क्लोज सुपरविजन करोगे तो लोग जो है वो सफोकेट हो जाते हैं। मैनेजर जो है उसके नीचे लोग क्लोज सुपरविजन से कभी भी काम नहीं करेंगे। और फुल पैकेज ऑफ मनी रिलेटेड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये भी देखा गया है, एक मोटिवेशनल थ्योरी के अंदर है, कि खाली जब पैसे मिलते हैं तो भी लोग जो है उससे खुश नहीं होते। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, अगर आप एक स्टेशन में रहते हो, एक जगह रहते हो, और बहुत खुश हो एक अपने इलाके में से, आप लाहौर में रहते हैं, आपकी फैमिली है आपके, यानी मैं एक चाहे अनमैरिड लोग हो या मैरिड हो, दोनों सूरतों में आपको कोई कहता है कि जी तुम एक सैलरी लेते हो, उससे 80,000 ले रहे हो, और कोई कहता है कि तुम लाख ले लो और तुम जो है कराची चले जाओ लाहौर से, ठीक है, या कराची वाले से कोई लाहौर आ जाए, या इस्लामाबाद चले जाओ, वो कहेगा नहीं भाई आप 20,000 मुझे ना दे, मैं यहीं पे ठीक हूँ, या इवन इससे ज्यादा भी दे, तब भी वो कहेगा हाँ। तब लोग जरूर जाते हैं कि अगर आपको एक ऐसी जॉब मिल रही हो जिसमें आपका ओहदा बड़ा है, और आपको सफर करना पड़ रहा है, यानी मसले आपको फेस करने पड़ रहे हैं, या आपको दूर जाना पड़ रहा है, तो वहां पे लोग ये चीज सेक्रीफाइस कर लेते हैं
कि मैं एक बड़े डेजिग्नेशन पे चला जाऊंगा, उससे अगली जॉब में जाऊंगा तो बड़े ही डेजिग्नेशन में जाऊंगा। अगर मैं यहीं बैठा रह गया तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये बात आपकी ये यहाँ पर से थी। इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन है। 2 सवाल रह गए, जल्दी से करते हैं, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। और उम्मीद है कि आज आपको काफी इसका फायदा हो गया होगा, आप मेरे साथ कर रहे हो। मुझे पता है मैं आपको ये भी कर सकती हूँ कि भाई आप खुद ही कर लो, बट इट इज बेटर कि मैं डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाता है। 11 क्वेश्चन कीजिए, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट रहते हैं। आसान सवाल है। पहले सवाल जितने किए ना तकरीबन 2 नंबर के थे, अब ये 1 नंबर का सवाल है। जी जनाब, 11 का आंसर आपके पास आ रहा है। मैं चेक एक का कर लेती हूँ, टाइम इतना नहीं है मेरे पास। 11 का जो भी पहला नाम आ गया मैं बोल दूंगी। 11 का मुर्तजा का जवाब है सी और तलहा का डी। ओके, 2 लोग मेरे नाम पढ़े गए मेरे से। जी आपका 11 का आंसर है सी। गुड न्यूज का मतलब ये है गुड न्यूज फर्स्ट, मेन आइडिया फर्स्ट। अगर वो लफ्ज गुड न्यूज नहीं देता, मेन आइडिया फर्स्ट, ये आपका आंसर है। बिल्ड अप द गुड न्यूज, ये है ही नहीं, गलत। आज दैट द रिसीवर कॉल यू, ये तो वैसे ही बात ही गलत कर दी उसने। लास्ट है पुट द गुड न्यूज आफ्टर इंट्रोडक्टरी और डाउन प्ले। डाउन प्ले पता क्या होता है? किसी चीज की इंपॉर्टेंस को हल्का शो करना, उसे कहते हैं डाउन प्ले करना। तो आप अगर गुड न्यूज को डाउन प्ले क्यों करोगे? आप तो उसको ज्यादा हाईलाइट करो बल्कि। ठीक है, और इसमें आंसर आएगा पुट द गुड न्यूज फर्स्ट। आपने डायरेक्ट प्लान यूज करना है। ठीक हो गया। द लास्ट क्वेश्चन, और फिर आप देख लीजिएगा 12 में से आपके कितने ठीक हुए हैं। और आप इसे, ये भी 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, बाकी सब आपके थे 2-2 के। आपका तकरीबन 22 मार्क्स का ये आपका टेस्ट है आज का। ठीक है, उसमें देखिए कितने मार्क्स आपके आए। जी 12 कीजिए। ये एक गेस वर्क होगा बस इस सवाल का जवाब, और आपके पास यानी मजबूरी की ऑप्शन है इस सवाल में। 12 का आंसर मैं चेक करूं क्या आ गया है। 12 का उजाला का डी है, बिल्कुल सही। शाहजेब, मोहम्मद शाहजेब, डी। एक्सेलेंट, आंसर इज डी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कैरी मैसेज दैट फॉल समवेयर बिटवीन गुड एंड बैड, न्यूज के बीच में होते हैं। न्यूट्रल मैसेजेस ऐसे ही होते हैं, ना अच्छा ना बुरा, बस ठीक है। और बाकी तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि कैरी मैसेजेस या न्यूट्रल लेटर में ऐसे मैसेजेस होते हैं इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा लोगों पे। आर रियली बैड न्यूज लेटर्स हैव बीन सॉफ्टन या सॉफ्टन, उसको सॉफ्ट कर दिया गया है। आर लेटर दैट यू राइट व्हेन यू हैव नो डेफिनेट फीलिंग्स ऑन एन इशू, तो आप न्यूट्रल होते हैं, इसका मतलब ये है। जिनको नहीं पता वो गलत कर सकते हैं, लेकिन आपको अंदाजा है। और जो आई अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग फर्स्ट क्लास, बस पढ़ लो, अब बाकी तुम्हें खुद ही आता रहेगा इंशाल्लाह। कोई मसला हो तो पूछ लेना। अब हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। आपको तीनों कल कॉम्बिनेशन मिलेंगे, अ लेटर, एमसीक्यूज एंड फर्दर रीडिंग, थोड़ी सी टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीक में फिर आपको मैं रिवाइज भी करा दूंगी साथ साथ, और इसी तरह हम रिपोर्ट्स 2 लिखेंगे। कल तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।